जय हिंद स्टूडेंट्स। चलिए आज हम लोग समझते हैं कि जो रुपया और डॉलर के बीच में जो एक कंपटीशन चल रहा है कि कौन से करेंसी सबसे ज़्यादा मजबूत है और कौन से ज़्यादा कमज़ोर है। और ओवरऑल कि आपके जैसे अभी देख रहे हैं आप कि $1 इक्वल्स टू लगभग 90 के आसपास आ गया है, यानी 89 पॉइंट कुछ आ गया है, यानी 90 पे हमारा करेंसी चला गया है कि अगर हम ₹1 देते हैं मतलब $1 अगर हम एक्सचेंज करना चाहते हैं तो हमें 90 रुपीज़ देना पड़ेगा। मान लीजिए कि कोई स्टूडेंट जाएगा किसी फॉरेन कंट्रीज़ में, किसी विदेशी देश में पढ़ाई करने के लिए, तो जब वो अपना जो करेंसी है इंडियन करेंसी उसको एक्सचेंज करेगा, डॉलर में कन्वर्ट करेगा, तो उसे $1 लेने के लिए कितना 90 रुपीज़ देना पड़ेगा। ठीक है, मतलब इतना हो गया है। अब इस पे हम लोग समझते हैं कि क्या ये हमारे देश के लिए सही है, हमारे देश में ओवरऑल इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, करेंसी का कितना इम्पैक्ट पड़ता है अगर वो करेंसी गिरता है, स्ट्रांग होता है या मजबूत होता है, या आप कहिए कि वीक होता है, कमज़ोर होता है, तो कितना ओवरऑल देश के इकोनॉमी पे, जीडीपी पे कितना इम्पैक्ट करता है, ओवरऑल ग्रोथ और डेवलपमेंट पे कितना इम्पैक्ट करता है। इन सभी चीज़ों को हम तो देखेंगे ही देखेंगे। ठीक है, फिर हम लोग फिर और कुछ बातें करेंगे। दो चार टर्म्स हैं, जैसे एक डिवैल्यूएशन है, तो हम इसमें देखेंगे कि डिवैल्यूएशन कब कब हम अपनी करेंसी को करें, कि इसको हिंदी में बोल देता है अवमूल्यन। ठीक, तो हिंदी में समान भाषा है अवमूल्यन, अगर आपको परेशानी ना हो तो देख लीजिए। ठीक है, उसके बाद दूसरा जो शब्द है डिप्रिसिएशन, तो डिप्रिसिएशन का हिंदी में समान सा अर्थ होता है मूल्यह्रास। ठीक है जी, मूल्यह्रास, मूल्यह्रास। ठीक, तो मूल्यह्रास। और तीसरा जो टर्म्स है आपके जो नीर है, रीढ़ है, नॉमिनल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट और रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट। और इसी से जुड़ा एक छोटा सा कंसेप्ट है DXY जो इंडेक्स है। ये सब चीज़ें कैसे काम करता है और कैसे हमारे रुपीज़ को बताता है कि कितना हमारा रुपीज़ ओवर वैल्यूड है, अंडर वैल्यूड है। ये जो नीड और रीड है यही हमें बताता है कि सच में रुपीज़ का अगर हम डॉलर से कंपेरिजन करें या किसी भी फॉरेन कंट्रीज़ के करेंसी से करें तो क्या हमारा रुपीज़ स्ट्रॉन्ग है या वीक है, इसी तरीके से हमें पता चलता है। ठीक है, फिर जो इम्पैक्ट क्या पड़ने वाला है और क्यों, मतलब जो मीडिया में हाइप बनाता है ना कि डॉलर और रुपीज़ गिर जाएगा तो देश की इकोनॉमी तोड़ दिया। जैसे मोदी जी का एक क्लिप बहुत वायरल हो रहा है कि मोदी जी उसमें बोल रहे हैं कि हम जानते हैं, हम देश शासन चलाते हैं, कि रुपीज़ इतना कमज़ोर कैसे हो सकता है। तो उस तरीके का जो क्लिप चलाकर इमोशनल जो मैनिपुलेशन चल रहा है, इस मैनिपुलेशन से बचने का क्या उपाय है? इस मैनिपुलेशन का बचने का यह उपाय है कि अपना कॉमन सेंस यूज़ कीजिए, थोड़ा पढ़ाई लिखाई कीजिए, समझदार बनिए और दिमाग लगाइए, फिर आगे बढ़ जाइए। ठीक है, तो ये सारे चीज़ जो है उसे हम लोग समझने का प्रयास करते हैं और मैं कोशिश करता हूँ आपको जितना सुंदर तरीके से समझा पाऊँ, आपके दिमाग में इन सारी चीज़ों को मैं उतार पाऊँ। और देखिए कोशिश करते हैं ताकि आपके जो मन में जो कन्फ्यूजन है वो सारी चीज़ क्लियर हो जाए। फिर इस क्लास और लेक्चर देखने के बाद आपके मन में कोई भी ऐसा डाउट ना बने। अगर कोई डाउट होगा, कोई परेशानी होगा, दिक्कत होगा या आपका कुछ फीडबैक होगा तो आप अपने मेरे कमेंट सेक्शन में आप उसमें लिख दीजिएगा कि यहाँ पे गड़बड़ था, ये दिक्कत है, यहाँ पे आप नहीं समझा पाए या यहाँ पे इतना बेहतर हो सकता था। जो भी आपको सुझाव लगे उस तरीके से आप बताइएगा। ठीक है, या ये भी बताइए समझ में आया कि नहीं आया। तो सबसे पहले मैं आपको समझाता हूँ डिवैल्यूएशन क्या होता है। तो देखिए डिवैल्यूएशन का मतलब क्या होता है, छोटा सा डिफिनेशन से मैं इसको समझाने की कोशिश करता हूँ एग्जाम्पल से, कि हम किसी चीज़ को है ना जानबूझकर यानी जानकर कि हम उसका मूल्य गिरा देते हैं। ठीक है, यानी हम कोई भी सामान हो, कोई वस्तु हो या चीज़ हो, उसका जब हम जानबूझकर क्या करते हैं, उसका वैल्यू गिरा देते हैं, तब उसको हम बोलते हैं अवमूल्यन, डिवैल्यूएशन। ठीक है, कि हम उसका वैल्यू क्या करें, डिवैल्यू कर दिए, तो उसको हम बोलते हैं डिवैल्यूएशन बोलते हैं। जैसे मान लीजिए कि मैं एक एग्जांपल दूं कि कई बार क्या होता है कि हम जानबूझकर, जैसे हमारा फ़ोन है, तो फ़ोन अगर मान लीजिए हम नए खरीदे हैं, मुझे चलाने का शौक़ नहीं है, मुझे चलाने का मन नहीं कर रहा है, ऐसे बहुत बार होता है।
तो क्या करते हैं हम उसका जानबूझकर कम प्राइस रखते हैं कि ताकि जल्दी कोई खरीद ले, ताकि जल्दी सेल आउट हो जाए और मेरा जो दिमाग का बोझा है वो ख़त्म हो जाए। ठीक है, उसी तरीके से हम लोग भी समय के हिसाब से समय समय पे हम अपनी करेंसी को, इंडियन करेंसी जो रुपीज़ है उसकी वैल्यू को गिराए हैं जानबूझकर, ताकि हमारे देश में जो प्रॉब्लम है फॉरेन करेंसीज का, जो रिज़र्व का प्रॉब्लम है, उस रिज़र्व को हम ठीक कर पाएँ। ठीक है, तो बहुत बार किए हैं। तो एक बार तो हम लोग किए हैं, पहले बार किए थे 1949 में। तो हम लोग किए नहीं थे क्योंकि उस समय हो गया था ऐसा, क्योंकि जो उस समय ब्रिटिश पाउंड था, तो ब्रिटिश पाउंड मैं संकेत में सिर्फ लिखूंगा क्योंकि छोटा बोर्ड है, तो आप समझ लीजिएगा। अगर आप नोट्स बनाइएगा तो बना लीजिएगा, आपके लिए समझना बहुत आसान होगा, तो लिख लीजिएगा आप। ठीक है, तो 1949 में क्या है कि ब्रिटिश पाउंड जैसे अपने ब्रिटिशर्स जैसे अपने पाउंड को डिवैल्यू किया, तो क्योंकि ब्रिटिश पाउंड के साथ ही हमारा इंडियन करेंसी रुपीज़ क्या था, पैक्ड था। ठीक है, इंडियन रुपीज़ भी क्या था, पैक्ड था, यानी जुड़ा हुआ था। तो जैसे पाउंड का वैल्यू कम हुआ उसी तरीके से हमारे इंडियन रुपीज़ का भी कम हो गया। ठीक है, तो 1949 में हमने जानबूझकर नहीं किया था क्योंकि ब्रिटिश इकोनॉमी धराशायी हो गया था। आप याद कीजिए कि उस समय वर्ल्ड वार सेकेंड चल रहा था, वर्ल्ड वार सेकेंड से अभी निकला था ब्रिटिशर्स, अंग्रेज। आपको पता है कि वर्ल्ड वार सेकेंड का बहुत बड़ा इम्पैक्ट था हमारे देश को आज़ाद होने में, है ना। हम जानते हैं कि वर्ल्ड वार सेकेंड का भी बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन था कि ब्रिटिशर्स हमारे देश को छोड़ कर गया, अंग्रेज। तो क्योंकि ब्रिटिश लोगों का इकोनॉमी ख़त्म हो गया था, इसकी वजह से, क्योंकि वहाँ पे प्रोडक्शन नहीं हो रहा था, इन सभी दिक्कत की वजह से उन्होंने अपने पाउंड के जो वैल्यू है उसको गिराया। और क्योंकि पाउंड के साथ ही हमारा इंडियन रुपीज़ जुड़ा हुआ था, तो जैसे पाउंड का वैल्यू गिरा उसी तरीके से हमारा इंडियन करेंसी का वैल्यू भी गिर गया। ठीक, तो एक बार तो जानबूझकर, मतलब जाने अनजाने में 1949 में तो एक बार हम लोग गिराए ही गिराए। ओके, अब दूसरा देखिए, दूसरी बार हम कब गिराए थे, तो 1966 बोलिए इसको। ठीक, 1966 में हम लोगों ने फिर से, अब इस समय तो हम इंडिपेंडेंट इंडिया है, तो इस समय भी हम रुपीज़ के वैल्यू को गिराए थे। इसके पीछे लॉजिक क्या था, तो आप याद कीजिए, मैं इसी में लिखता हूँ कि 1962 में क्या था, इंडिया और चाइना से क्या हुआ था जी, युद्ध हुआ था, जिसे इंडो चीनो वार बोलते हैं। इंडिया चाइना से युद्ध हुआ था, उसमें हमारी बड़ी हार हुआ था, बड़ी नेहरू जी का बेइज्जती हुआ था। बेइज्जती वाला शब्द ठीक नहीं है, लेकिन नेहरू जी को सदमा लग गया। उसके बाद बोला जाता है, ऐसा कंस्पिरेसी थ्योरी है कि नेहरू जी इस 1962 के वार को झेल नहीं पाए, उसके बाद उनका डेथ हो गया, शायद ट्रॉमा में चले गए और बेचारे सह नहीं पाए। तो 1962 में जब इंडिया से चाइना हार गया, यानी हमारा देश हार गया, तो एक तो इस समय हमारा इकोनॉमी टूट गया था। ठीक, एक ये रीजन। दूसरा 1965 में, ठीक, 1965 में फिर हम लोग युद्ध की किससे, आपके जो पाकिस्तान है, तो इंडिया पाक वार हुआ जी, इंडिया पाक वार हुआ 1965 में, इंडिया और पाकिस्तान का युद्ध हुआ। तो इस समय 62 में चाइना से युद्ध हुआ, उसके बाद नेहरू जी चले गए, तो हम लोग का दिल बहुत टूट गया, क्योंकि एक कद्दावर नेता थे नेहरू जी। हालांकि ठीक है, उनकी जो फिलॉसफी था, बिलीव था, वो तो बात ठीक ही है, लेकिन फिर उसके बाद हमारे लाल बहादुर शास्त्री साहब आए। उसके बाद 1965 में क्या है कि फिर से हम लोगों को इंडिया और पाकिस्तान के युद्ध देखने को मिला। तो इंडिया और पाकिस्तान जब आमने सामने हुआ, तो इस युद्ध ने हमारी कमर तोड़, हालांकि हम लोग इस युद्ध को जीत गए थे, जो लाल बहादुर शास्त्री जी, उन्होंने अपने दम पे, अपने कद्दावरी पे, उन्होंने इस युद्ध को हम लोग जीत लिए थे, लेकिन हमारा इकोनॉमी पूरी तरीके से टूट गया था, देश का इकोनॉमी पूरी तरीके से टूट गया था। ठीक, तो एक इम्पैक्ट है, बिग इम्पैक्ट। दूसरा, आप इसी समय सोचिए कि इस समय हमारे देश में क्या चलता, फूड क्राइसिस चल रहा था जी, याद है ना। इसी के बाद में ग्रीन रिवोल्यूशन, ये सब जो कंसेप्ट है, ये सारा यहीं से निकल के आया था। तो इस समय फूड क्राइसिस चल रहा था, और एक सबसे बिग क्राइसिस आया था, उसमें मुझे सूखा पड़ गया था जी, है ना। तो सूखा पड़ गया था, सूखा के कारण फ्लड, मतलब
फूड क्राइसिस बढ़िया से हो गया था, खाने के लिए, चारा के लिए नहीं, चारों तरीके से हम घेर गए थे। और इसी के समय हम क्या कर रहे थे, अमेरिका से PL 480 के तहत क्या कर रहे थे, गेहूं ले रहे थे जी, पढ़े होइएगा आप लोग, है ना। तो PL 480 प्रोग्राम के तहत अमेरिका बहुत सारे देशों को क्या करता, गेहूं दे रहा था। तो इसी PL 480 के तहत हम लोग अमेरिका से भी गेहूं लेना शुरू किए, क्योंकि फूड क्राइसिस है। देखिए भारत का उस समय भारत की अर्थव्यवस्था का हालत खस्ता है ना, खस्ता है। तो 1962 में इंडिया चाइना वार हो गया, यहाँ से हमारी तबाही। दूसरा 65, उसके बाद नेहरू जी चले गए तो बहुत बड़ी शौक लगा। फिर 65 में इंडिया पाकिस्तान, हालांकि नेहरू जी उसका कोई आर्थिक इम्पैक्ट नहीं है ना, लेकिन 65 में जब पाकिस्तान से युद्ध हुआ, युद्ध तो जीते लेकिन हालत ख़राब कर दिया। उसके बाद फूड क्राइसिस, सूखा, इन सभी चीज़ों की वजह से क्या है कि हमारे देश में खाने की लाले पड़ गए। तो आपको याद है कि जय जवान जय किसान का नारा जब हमारे लाल बहादुर शास्त्री जी ने दिए थे, शास्त्री साहब, तब जाकर जय जवान जय किसान का नारा। क्यों? तो जवान हमारे बॉर्डर पर लड़ रहे थे चाइना से, यहाँ पाकिस्तान से, क्योंकि हम लोग पाकिस्तान से हार गए थे, तो एक कि अब की बार हारना नहीं है। तो फिर पाकिस्तान से हमारा युद्ध हम लोग जीते। और आपकी जो फूड क्राइसिस की बात है, तो किसानों को भी मोटिवेट किया गया कि किसानों पैदा करो इतना कि हम अपना पेट भी भर सके। लेकिन उससे पहले क्या है कि PL 84 के तहत, 480 के तहत हम लोग अमेरिका से अनाज लेने की कोशिश कर रहे थे। तो जब अब यहाँ पे कहानी है, तो जब अमेरिका PL 480 के तहत जब अनाज दे रहा था, गेहूं दे रहा था, तो जब हम अमेरिका से गए अनाज लेने, ठीक, तो अमेरिका ने बोला कि भैया अपनी करेंसी का क्या है, अपनी करेंसी के वैल्यू को क्या कीजिए, डाउन कीजिए जी, यानी अपनी करेंसी को थोड़ा डिवेल्युएट कीजिए जी, तब जाकर हम आपको देंगे। एक तो ये बात अमेरिका बोला। दूसरा, हम IMF है ना, IMF और वर्ल्ड बैंक से जब हम लोन की बात कहें, तो वर्ल्ड बैंक भी बोला कि अपनी करेंसी को डिवेल्युएट कीजिए, तब जाकर हम आपको लोन देंगे, ठीक। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या था, अमेरिका ने बोला कि जब तक आप अपने करेंसी को डिवेल्युएट नहीं करते हैं, हम आपको इस गेहूं चावल की जो महामारी चल रही है आपके देश में, हम सपोर्ट नहीं करें। तो हमें करना पड़ा, मजबूरी था। तो हमने फिर 1966 के आसपास क्या किए, हमने अपने करेंसी को डिवेल्युएट किए, ठीक। चलिए, तो दूसरा हुआ जी। तीसरा, फिर 1991 की बात याद रखिए, 1991, 1992 की बात हम कैसे भूल सकते हैं। इस समय हमारे देश में सबसे बड़ी क्राइसिस आया था BOP का, जिसे बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस बोलता है। हमारे देश के पास फॉरेन रिजर्व था ही नहीं, सिर्फ 21 दिन के लिए बच गया था। 21 डेज के लिए क्या था, हमारे पास फॉरेन रिजर्व बच गया था। यानी फॉरेन करेंसी, जो दूसरे देश का करेंसी होता है, वो हमारे पास था ही नहीं। क्योंकि हमारे पास था नहीं तो हम इंपोर्ट कैसे करेंगे। और अब आज पता है आपको कि हमारा जो ऑयल इंपोर्ट है, क्रूड ऑयल जो हम इंपोर्ट करते हैं, वो लगभग 85% हम लोग इंपोर्ट ही करते हैं। और उस समय तो हमारा देश नया है, तो बहुत सारे चीज़ के लिए हम फॉरेन कंट्री पे निर्भर थे। और टेक्नोलॉजी हो, फूड हो, यहाँ तक कि फूड पर भी हम लोग निर्भर थे, है ना। वो सारे मशीनरी हो या फार्मास्यूटिकल्स हो, बहुत सारी चीज़ पे हम लोग निर्भर थे। तो इस समय हमारे देश में बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस आ गया कि हमारे देश के पास इतने फॉरेन रिजर्व नहीं है कि हम फॉरेन से क्या कर सकते हैं, चीज़ें इंपोर्ट कर सकते हैं, ठीक। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। दूसरी कि एक मैं चीज़ आपको और बताता हूँ, इसमें एक और चला था जिसको बोलता है इराक कुवैत वार, है ना, जिसको गल्फ वार बोलता है। तो गल्फ वार बोलिए, तो इराक और कुवैत के बीच में वार चला था जिसको गल्फ वार बोलिए। तो गल्फ वार की वजह से जो ऑयल है, क्रूड ऑयल क्या है कि महंगा हो गया था जी। और हमारे पास फॉरेन रिजर्व है नहीं, क्रूड ऑयल महंगा हो गया, है ना। इसकी वजह से और हमारा जो रिजर्व है उस पर और दबाव पड़ गया। तो ये सारे प्लस में अनसर्टेनिटी, हमारे देश में क्या है, पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी था। उस समय चंद्रशेखर साहब थे प्रधानमंत्री, हालांकि उनकी सरकार नहीं चल पाया, तो पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी भी था। तो हमारे देश में जो पैसे
फॉरेन इन्वेस्टर लगाए थे वो भी पैसा निकाल कर लेकर निकल गए, तो जिसकी वजह से हमारे पास जो डॉलर की शॉर्टेज हो गया उसकी वजह से हमारा इम्पैक्ट इकोनॉमी पे अच्छा खासा पड़ा। ठीक, तीसरी बात आईएमएफ हम लोग को छोड़ता कहाँ है जी, है ना। आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक, तो आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक, ये सारे जो है, जब हम आईएमएफ, क्या मैं लिख दिया, आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक के पास जब हम गए लोन के लिए, क्योंकि हमारे पास है नहीं पैसा फॉरेन रिजर्व, तो जब हम आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक के पास गए कि भैया मुझे लोन दे दीजिए, तब आईएमएफ बोला कि अपने जो करेंसीज है ना, उसकी वैल्यू को आप डिक्रीज कीजिए साहब, तब हम आपको पैसे देंगे, लोन देंगे। तो हमने, अब मजबूरी है, अब हमारे पास पैसे है नहीं, बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस चल रहा है, हमारे पास है ही नहीं, तो इसकी वजह से क्या करना पड़ेगा हमें, तो हर बार को वही काम करना पड़ेगा जो हमारे कर्मदाता बोल रहे हैं। तो आईएमएफ और डब्ल्यू बैंक ने बोला, वर्ल्ड बैंक ने बोला कि देखिए हम आपको लोन देंगे तभी जब आप अपने करेंसी को डिवेल्युएट कीजिएगा। तो हमने क्या करें, अपने करेंसीज को डिवेल्युएट मजबूरी में करना पड़ा, क्योंकि अब हमारे पास पैसे है नहीं, फॉरेन रिजर्व है नहीं, तो फॉरेन रिजर्व के लिए चक्कर। आप याद भी रखिए कि यहाँ पे हमने अपने सोना गिरवी करके डॉलर को लिए थे, समझे। तो यहाँ पे सोना गिरवी करना पड़ा हमें, तब जाकर हमें डॉलर मिला, ताकि हम बाकी सारी चीज़ इंपोर्ट कर सके। ठीक है, तो इस चक्कर में हमें 3 बार क्या करना पड़ा, हम जो इंडियन रुपीज़ है उसको डिवेल्युएट करना पड़ा, यानी डिवेल्युएशन का सामना करना पड़ा। ठीक है, तो अब मूल्यन 1949 में याद रखिए, फिर 1966 में, क्योंकि ये भी हमारे देश में प्रॉब्लम ही चल रहा था, सबसे मेजर जो प्रॉब्लम था, क्योंकि हमारा अर्थव्यवस्था हिल गया था, फूड क्राइसिस चल रहा था, अमेरिका ने मौका का फ़ायदा उठाया। तीसरा, यहाँ पर भी हम लोग गलती कर चुके थे कि बैलेंस ऑफ पेमेंट की वजह से क्या था कि हमारा जो फॉरेन रिजर्व है वो पूरी तरीके से ख़त्म हो गया था, जिसकी वजह से हमें यहाँ पर भी डिवेल्युएट करना पड़ा अपने करेंसीज को। ठीक, तो ये हुआ डिवेल्युएशन। डिवेल्युएशन का मतलब ये हुआ कि हम क्या करते हैं, चीज़ों के जानबूझकर, अब जानबूझकर क्या है कि अब गलती कर चुके हैं, हमारे पास है नहीं चीज़ें, तो गलती कर चुके हैं, तो अब हमें तो करना तो पड़ेगा। अब रो कर कीजिए, नाच के कीजिए, हंस के कीजिए, करना तो पड़ेगा। ठीक, तो ये हुआ डिवेल्युएशन। आई होप आप समझ गए होंगे। अब आपको नेक्स्ट कंसेप्ट बताता हूँ। देखिए क्या है ना कि इसी समय ध्यान रखिए कि इसी समय लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन का दौर है, 1991 1992 के समय में। तो हम इस समय में हम अपनी इकोनॉमी को खोलने में डरते थे, हम अपने देश को लिबरल बनाने में डरते थे, हम अपनी इकोनॉमी को खोलने में डरते थे, है ना। हम नहीं चाहते थे कि जो बाहर की कंपनीज है, फॉरेन कंपनीज है, वो हमारे देश में आए और कंपटीशन क्रिएट करें, क्योंकि हम मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में थे ही नहीं, हम इतना चीज़ें बना ही नहीं पा रहे थे कि हम अपने देश के पॉपुलेशन को उसमें झोंक सके और एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर सके। झोंकने का मतलब उसमें मार देने की बात नहीं कर रहा हूँ, है ना, यानी उसको जब दे सके। तो हम डरते थे कि जो फॉरेन कंट्रीज़ का जितने भी कंपनीज है वो हमारे देश में आएगा और दबदबा बना लेगा, जो गैज भी है। लेकिन क्योंकि आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक ने दबाव डाला कि आपको अपनी इकोनॉमी को खोलना पड़ेगा, तभी जाकर हम आपको लोन देंगे, है ना। तो हर तरह का तो करना पड़ेगा ना बेटा, खाने के लिए तो है नहीं, तो करोगे क्या। तो इसलिए मानना पड़ा हमें बात, ठीक है। तो इसके वजह से हमें काम करना पड़ा, ठीक है। दूसरा, डिप्रिसिएशन क्या होता है। डिप्रिसिएशन समझने से पहले मैं एक छोटा सा कंसेप्ट आपको समझाता हूँ, ठीक। आइए अब 1 सेकंड दीजिए, मेरा थोड़ा बोर्ड जो है ना ढीला ढाकर है। देखिए क्या है ना कि अब वर्ल्ड बैंक है या आईएमएफ है, इसमें दबदबा किसका है। मेजॉरिटी जो शेयर होल्डर बोलिए आप, तो मेजॉरिटी शेयर होल्डर यूएसए के पास है। जो यूएसए बोलता है वो होता है, यानी अमेरिका जो बोलता है वो होता है सब कुछ, समझे। तो अमेरिका का दबदबा है, जितने भी यूनाइटेड नेशंस हो या आपके जितने भी वर्ल्ड बैंक हो, आईएमएफ हो, इन सभी में अमेरिका का दबदबा है। अमेरिका की इसलिए तो उसे सुपर पावर बोलता है ना, तो अमेरिका जो बोलेगा वो होता है, ठीक। अब अभी हम समझते हैं कि हमारे देश में
जो सिस्टम चल रहा है कि हमारा करेंसी जो अभी ऊपर नीचे खेल रहा है, ये क्यों हो रहा है। ठीक है, तो आप एक चीज़ समझिए कि क्या है कि एक एक्सचेंज रेट सिस्टम होता है। ठीक है, एक्सचेंज रेट सिस्टम। ठीक, तो इस एक्सचेंज रेट सिस्टम में इसको हालांकि दो कैटेगरी में बांटिए। एक होता है फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम, एक फिक्स्ड मैं आपको बताता हूँ। दूसरा कि मैनेज्ड मैनेज्ड फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम। ठीक है, मैनेज्ड फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम। और तीसरा जो है वो आपका होता है, इसको बोलते हैं डायरेक्ट फ्लोटिंग सिस्टम। ठीक, तो जैसे मैंने आपको अभी फिक्स्ड रेट सिस्टम बताया कि हम क्या करें, पहले बांध चुके थे, हालांकि फिक्स्ड रेट मैंने आपको समझाया नहीं। तो पहले क्या था, 1991 और 1992 यानी 90s के बाद हमने क्या है कि थोड़ा सा चीज़ों को ठीक करने की कोशिश किया। तो 90s के पहले, मैं भी गड़बड़ लिख रहा हूँ, रुकिए, यानी 1990 के आसपास से, यानी 1990 के बाद क्या किए हम लोग, एक अलग सिस्टम में अप्रोच किए। लेकिन उससे पहले क्या है कि हम लोग फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम में थे। उससे पहले क्या था, उससे पहले हम कहते थे कि देखो भैया, दुनिया जाए किधर भी, चाहे डॉलर मजबूत हो या चाहे डॉलर कमज़ोर हो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। क्या है कि बस आप क्या करो, हम एक बार कह दिए कि $1 इक्वल्स टू 10 रुपीज़, तो 10 रुपीज़, बस हमें मार्केट से कुछ नहीं लेना देना है कि हमारा रुपीज़ ओवर वैल्यूड है, अंडर वैल्यूड है, अमेरिका का डॉलर मजबूत हो रहा है या कमज़ोर हो रहा है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तुम अपना काम करो, मैं अपना काम करता हूँ। तो हमारी सरकार और RBI का कहना था कि हम चाहे जो हो जाए, हम अपने करेंसीज को मार्केट के ऊपर नहीं छोड़ेंगे, डिमांड एंड सप्लाई के ऊपर नहीं छोड़ेंगे। हम क्या करेंगे, रेट फिक्स करेंगे कि अगर $1 इक्वल्स टू 10 रखना है तो 10 रखें, हालांकि 10 एग्जाम्पल है। तो अगर हमें 70 रखना है तो 70 रखूँगा, हमें 60 रखना है तो 60 रखूँगा। तो यानी हम फिक्स करेंगे। तो हमारी RBI फिक्स करता था कि देखिए भैया, अभी $1 इक्वल्स टू 60 रुपये चल रहा है, आपको कहीं भी अगर चेंज करवाना है डॉलर से तो आइए 60 रुपये लाइए और $1 लेके चले जाइए, स्वागत है आपका। ठीक, तो पहले हम क्या करते, फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम को अपनाए हुए थे। ठीक है जी, उसके बाद क्या है कि अब हम थोड़ा थोड़ा इस मैनेज्ड, हालांकि अभी हम लोग इस फ्लोटिंग सिस्टम में नहीं आए। ठीक, तो फ्लोटिंग जो मैनेज फ्लोटिंग सिस्टम है, इसमें उसके बाद से हम लोग क्या कहें कि RBI जो है हमारा सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, RBI ने कहा कि देखिए क्या है कि हम अब डॉलर और जो रुपीज़ है इसको हम फिक्स नहीं करेंगे कि $1 इक्वल्स टू इतनी रुपीज़ या $1 इक्वल्स टू जितना आप कहिए। हम क्या करेंगे, डिमांड एंड सप्लाई के ऊपर क्या करेंगे, चीज़ों को हम छोड़ देंगे, यानी मार्केट के ऊपर छोड़ देंगे जी। ठीक, और मार्केट डिसाइड करेगा और फिर हम अपने हिसाब से डिमांड एंड सप्लाई को देखते हुए हम इसमें इंटरवेंशन करेंगे। कहने का मतलब क्या, कि हम करेंसी को छोड़ देंगे, डिमांड एंड सप्लाई के ऊपर छोड़ेंगे। अब मार्केट में देखेंगे कि डॉलर कितना है, उसके हिसाब से इंडियन करेंसी खुद को मार्केट के हिसाब से एडजस्ट करेगा। लेकिन क्योंकि हमारा रुपी ओवर वैल्यूड है, ओवर वैल्यूड कैसे है, जब मैं आपको नीड समझा रहा हूँ, थोड़ा 1 सेकंड के बाद, 2 सेकंड के बाद, 5 सेकंड के बाद, तो मैं आपको उसमें आपको समझाता हूँ कि हमारा रुपीज क्या है, अभी भी ओवर वैल्यूड है। ठीक, तो मार्केट के हिसाब से क्या है, डिमांड और सप्लाई के हिसाब से अगर मार्केट में डॉलर है तो ठीक है, अगर मार्केट में डॉलर नहीं है
तो क्या है, उसके हिसाब से रुपीज़ खुद को एडजस्ट करेगा। अगर डिमांड ज़्यादा है तो ले भैया, रुपीज़ क्या करेगा, डिमांड अगर ज़्यादा है तो रुपीज़ गिरेगा, अगर डिमांड कम है तो रुपीज़ बढ़ेगा। यानी रुपीज़ मजबूत होगा और डिमांड कम है तो आपका रुपीज़ मजबूत होगा, डिमांड ज़्यादा है तो रुपीज़ कमज़ोर होगा मार्केट। तो यानी कहने का मतलब मार्केट में डिमांड एंड सप्लाई के हिसाब से, डॉलर की डिमांड एंड सप्लाई के हिसाब से रुपीज़ को हम छोड़ेंगे। और छोड़ते के साथ हम ऐसा नहीं कि पूरा मार्केट के हिसाब से छोड़ देंगे, आरबीआई उसमें इंटरवेंशन भी करेगा। ठीक, अगर मान लीजिए जैसे मैं बताऊं कि अभी एग्जांपल के लिए मैं लेता हूं, ठीक, कि $1 इक्वल्स टू 50 रुपीज़, ठीक, 50 रुपीज़, और मार्केट में हम जैसे छोड़े क्योंकि हमारा रुपीज़ ओवर वैल्यूड है, ठीक, क्योंकि हम पहले फिक्स्ड प्राइस पे थे, तो जैसे मार्केट में छोड़ेंगे तो मार्केट अपने हिसाब से तो गेम खेलेगा ना। तो जैसे हम मार्केट में छोड़े तो हमारा क्या है, $1 इक्वल्स टू 60 हो गया जी, यानी गिरते जा रहा है, गिरते जा रहा है। तो इस बीच में 60 जाते 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 जैसे जैसे 55 जाएगा ना, आरबीआई बीच में इंटरवेंशन करेगा, रुको 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 रुको, होल्ड करो। आरबीआई क्या करेगा, अपने जो रिजर्व है उसमें से डॉलर को मार्केट में इंजेक्ट कर देगा। समझे बात? यानी जैसे आप एग्जांपल्स मैं आपको देता हूँ, एग्जांपल देने से पहले फिर से मैं आपको समझाता, रुकिए, कि डिमांड एंड सप्लाई के हिसाब से मैं छोड़ा, $1 इक्वल्स टू 50 रुपीज़, आराम से चल रहा है, कोई बात नहीं। हम मार्केट में जैसे हम फ्लोटिंग सिस्टम पे आए, फ्लोटिंग यानी कि मार्केट के हिसाब से छोड़ दिए। अब मार्केट के हिसाब से जैसे छोड़े तो हमारा पैसा तो अब गिर गया क्योंकि पैसा ओवर वैल्यूड है, ठीक। पैसा ओवर वैल्यूड क्यों है, क्योंकि हम फिक्स्ड रेट सिस्टम के हिसाब से चल रहे थे, तो पैसा ओवर वैल्यूड है तो हमारा रुपीज़ क्या है, डाउन होगा, गिरेगा। तो जैसे गिरेगा ज़्यादा, हम आरबीआई क्या चाह रहा है कि धीरे धीरे गिरो, एक ही बार में मत गिर जाओ, एक ही बार गिर जाएगा तो प्रॉब्लम हो जाएगा ना। और प्रॉब्लम क्या होगा बताओ, एक बार गिर जाएगा तो पता है सारा जो फॉरेन इन्वेस्टर है वो हमारे देश से भाग जाएगा, कहेगा इंडियन करेंसीज का तो कोई वैल्यू ही नहीं है, ऐसा ही है, वोलाटाइल है, कब जाकर 100 हो जाए, कब जाकर 50 हो जाए, कौन जाने भाई, हम ना इन्वेस्ट करेंगे, अब भारत की इकोनॉमी बढ़ेगा कैसे, चलेगा कैसे, है ना, भारत तो डूब जाएगा आर्थिक रूप से। तो इसलिए आरबीआई बोला कि देखिए, क्योंकि हमारा रुपीज़ ओवर वैल्यूड है तो हम मैनेज्ड फ्लोटिंग सिस्टम के हिसाब से हम काम करेंगे कि हम मार्केट में तो छोड़ेंगे इंडियन रुपीज़ को कि डॉलर से मुकाबला करो, लेकिन जैसे ज़्यादा इसको चोट लगने लगेगा तो मैं इसको जाकर थोड़ा पानी पिला दूंगा, है ना, थोड़ा देह हाथ दबा दूंगा, थोड़ा इसको ठोक ठाक कर दूंगा, थोड़ा हवा लगा दूंगा ताकि ये बना रहे मार्केट में। अब एक ही बार छोड़ दूं क्योंकि रुपये ऊपर वैल्यूड है तो 50 से सीधे 70 पे चला गया, ले इंडियन इकोनॉमी सीधे गड्ढा में डूब जाएगा। तो इसलिए अब क्या है, अब मैं आपको कंक्लूड करता हूँ। तो आरबीआई क्या करता है, अभी जैसे अभी हमारा मार्केट में क्या चल रहा है कि हमारा रुपीज़ क्या है, देख रहे हैं आप, गिरते जा रहा है, धीरे धीरे गिरते जा रहा है, गिरते जा रहा है, ठीक। तो आज तक क्या है, आरबीआई ये करता था कि जैसे इंडियन रुपीज़ गिरेगा और ज़्यादा गिरने लगेगा, ज़्यादा क्यों गिरेगा, क्योंकि इंडियन रुपीज़ ओवर वैल्यूड है, जितना वैल्यू होना चाहिए उससे ज़्यादा है उसका वैल्यू रखे हुए हैं हम, ठीक है। तो जैसे इंडियन रुपीज़ मार्केट में गिरेगा, ठीक, तो आरबीआई बोलेगा कि तू टेंशन मत ले साहब, ये ले पैसे डॉलर, आरबीआई बोलेगा कि डॉलर ले लो और मार्केट में इंजेक्ट कर देगा, ठीक। यानी जैसे मार्केट में, मार्केट कहने का मतलब क्या कि हमारे देश में जैसे डॉलर की सप्लाई कम होगा तो इंडियन रुपीज़ गिरेगा, इंडियन रुपीज़ गिरेगा तो आरबीआई बोलेगा कि थोड़ा और डॉलर डाल दो इसमें, तो और डॉलर थोड़ा सा डाल देगा हमारा आरबीआई ताकि मार्केट में स्टेबिलिटी बना रहे। नहीं तो एक बार धराशायी हो जाएगा इंडियन रुपीज़ तो इकोनॉमी के लिए बड़ी घातक हो जाएगा। तो पहले क्या था, अभी से थोड़े दिन पहले तक आरबीआई धीरे 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 थोड़ा सा गिर गया, फिर थोड़ा सा डॉलर दे दिया, फिर थोड़ा सा गिर गया, फिर थोड़ा सा डॉलर मार्केट को दे दिया, फिर थोड़ा सा गिर गया, फिर डॉलर मार्केट को दे दिया, ताकि धीरे 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 दर्द होता रहे। ऐसा नहीं कि एक ही बार मार के काट दो, ठीक ना, समझाने के लिए मैं बोल रहा हूँ। तो आप देख रहे हैं कि धीरे धीरे हमारा क्या है, इंडियन रुपीज़ का ग्राफ धीरे धीरे धीरे
डॉलर सीधे धीरे धीरे ऊपर जा रहा है। हाँ, आप देखिए इंडियन रुपीज़ क्या है, धीरे 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 गिरता जा रहा है। 60 से फिर 70 हो रहा है, फिर आपका 80 हो गया, अब देखिए 90 पे आ गया है ना। तो अगर मान लीजिए सीधे 60 से 90 हो जाएगा तो माई के माई बाबू बाबू चिल्लाने लगेगा, है ना। तो इसलिए धीरे धीरे, ताकि मार्केट स्टेबल बनता रहे और मेरा काम से काम हो जाए। और काम से काम क्या है, ताकि डॉलर से रुपीज़ फाइट कर सके और हम मैनेज्ड फ्लोटिंग सिस्टम से धीरे धीरे हम फ्लोटिंग सिस्टम पे आ जाए। यानी एक वक्त ऐसा आएगा जब हमारा रुपीज़ एकदम डॉलर के इक्वल्स हो जाएगा, तो फिर हमें जो है फॉरेन करेंसीज को, यानी डॉलर को मार्केट में बार बार आरबीआई को इंजेक्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। यानी आरबीआई आराम से सोया हुआ है, मार्केट अपने हिसाब से डिमांड एंड सप्लाई के हिसाब से क्या है कि रेट डिसाइड कर देगा कि अच्छा जी $1 इक्वल्स टू इतना रुपीज़ हो गया, $1 इक्वल्स टू इतना हो गया। ठीक, आई होप आप समझ गए होंगे। अगर नहीं समझ गए होंगे तो इसके लिए क्या कीजिएगा, बाबा की ज़रूरत तो है नहीं, है ना। थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाइएगा, हो जाए। देखिए कोई भी चीज़ है ना, इकोनॉमी का सीधा से लॉजिक क्या है, इस यहाँ डिमांड एंड सप्लाई पे काम करता है ना। क्योंकि एक लेवल से ज़्यादा अगर मार्केट में गवर्नमेंट इंटरवेंशन करेगा ना, एक लेवल से ज़्यादा मार्केट में अगर सरकार ज़बरदस्ती हाथ घुसाएगा कि नहीं 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 तुम 200 रुपये क्या बोलता है उसको, टमाटर क्यों बेच रहे हो, नहीं ना, तुम 50 रुपये टमाटर, 200 रुपये टमाटर क्यों बेच रहे हो, चलो चलो 20 रुपये बेचो। तो उससे क्या होना कि मार्केट डिस्टर्ब हो जाएगा। अब टमाटर है नहीं भाई, अब टमाटर का सप्लाई है ही नहीं, तो डिमांड तो जनरल है, उतना ही लोग खा रहे हैं डेली टमाटर, तो प्राइस तो ऑटोमेटिक बढ़ ही जाएगा ना जी। तो इसलिए मार्केट को डिसाइड करने दो कि किस प्रोडक्ट और सर्विसेज का डिमांड कितना होगा। अगर आप उसमें बार बार इंटरवेंशन कीजिएगा तो मार्केट डिस्टर्ब हो जाएगा। तो यहीं पे जो कंसेप्ट आता है लेजिस्फेयर इकोनॉमी का, लेजिस्फेयर कंसेप्ट जो आता है, ठीक है, कि मार्केट को अपने आप स्टेट से पूरी तरीके से फ्री करो, उसमें आप ज़्यादा दिमाग मत लगाओ, यानी मार्केट को पूरी तरीके से छोड़ दीजिए और खुद से उसे डिसाइड करने दीजिए, जिसको ट्रू कैपिटलिज्म बोल दीजिए आप। ठीक, कि मार्केट के ऊपर छोड़ दो भैया, कि मार्केट डिसाइड करेगा। तो हम लोग कहाँ पे हैं अभी, हमारा जो इकोनॉमी चल रहा है, हमारा जो इंडियन रुपीज़ चल रहा है वो मैनेज्ड फ्लोटिंग सिस्टम पे चल रहा है। तो जब अभी हमारा जो इंडियन रुपीज़ गिर रहा है, अभी 90 के पास चला गया है, तो अब आरबीआई धीरे धीरे क्या कर रहा है, आरबीआई कह रहा है कि अच्छा ठीक है गिर रहा है ना, कोई बात नहीं है। कि पहले क्या होता था कि जब पैसा गिरता था तो सरकार की बेइज्जती होता था, ये धीरे धीरे कैसे सरकार है रुपीज़ को कमज़ोर करते जा रहा है, रुपीज़ गिरते जा रहा है, कुछ बोल ही नहीं रहा है, कुछ कर ही नहीं रहा है। लेकिन क्योंकि आरबीआई को पता है कि हमारा रुपीज़ क्या है, ओवर वैल्यूड है जी, और ओवर वैल्यूड होने के कारण क्या है कि हमारा जो सामान है ना जी, फॉरेन कंट्रीज़ में महंगा बिकता है। और फॉरेन कंट्रीज़ में अगर हमारा सामान महंग मिले और चाइना के सामान सस्ता मिले तो खरीदेगा किसका, चाइना वाला प्रोडक्ट ना, मेड इन चाइना, मेड इन इंडिया तो चलेगा नहीं। तो इसलिए जो ओवर वैल्यूड जो इंडियन रुपीज़ है, इंडियन करेंसीज है, इसको मार्केट के हिसाब से एडजस्ट होने दो, ताकि जो ओवर वैल्यूड है ना ये नॉर्मल हो जाए, और नॉर्मल हो जाए उसके बाद हमारा सामान हो या किसी दूसरे देश का सामान हो, किसी फॉरेन कंट्रीज़ में सस्ता मिले या महंगा मिले, इक्वल मिले, तो हम भी उतना ही कम्पिटिटिव होंगे और दूसरा जो देश है वो भी उतना ही कम्पिटिटिव होगा। ठीक, तो अभी जो इंडियन रुपीज़ गिर रहा है, जो 90 के आसपास आ गया है, तो आरबीआई क्या कर रहा है कि अच्छा कोई बात नहीं, गिर गया है ना, गिरने दीजिए, कोई बात नहीं है, 80 से लेकर 90 आ गया, या 85 से बोलिए या 87 से बोलिए, 90 आ गया ना, कोई बात नहीं है, गिर जाने दीजिए। अगर मान लीजिए थोड़ा और ज़्यादा गिरेगा 95 पे आने के आसपास, तो आरबीआई फिर से क्या करेगा, बीच में इंटरवेंशन करेगा और मार्केट में क्या करेगा, डॉलर को इंजेक्ट कर देगा, ताकि रुपीज़ थोड़ा स्टेबल हो जाए। ठीक, तो एक तो सबसे बड़ी कारण ये है कि आरबीआई क्या है कि मार्केट में इंटरवेंशन नहीं कर रहा है, मार्केट को छोड़ दे रहा है कि डिमांड एंड सप्लाई के हिसाब से रुपीज़ नॉर्मलाइज हो पाए। ठीक, और बहुत सारे रीजन है बाबू।
ठीक है ना, बहुत सारे रीज़न हैं जिससे रुपीज़ क्या है गिर रहा है। अब मैं आपको बताता हूँ कौन सी रीज़न है। तो हमारा देश, हमारा जो आरबीआई है कैसा सिस्टम फॉलो कर रहा है, मैनेज्ड फ्लोटिंग सिस्टम, मैनेजर के काम कर रहा है हमारा आरबीआई, कि समय समय पे देखते रहता है, आंख बंद करके सो नहीं जाता है, उठ उठ कर देखते रहता है और हल्ला करता है कि देखो कहीं चिड़िया चुर तो नहीं गया खेत, है ना, किसान भाई की तरह। तो क्या है, बहुत सारे रीज़न है। जैसे सबसे पहला रीज़न मैं आपको बताऊं कि इंडियन रुपीज़ क्यों गिर रहा है, इसका पीछे रीज़न क्या है, उसका रीज़न क्या है उसको समझिए। तो सबसे पहला रीज़न, फिर ही जो आरबीआई के पॉइंट है उस पर हम लोग आते हैं। तो सबसे पहला रीज़न मैं आपको ले चलता हूँ यूएसए इलेक्शन। ठीक, यूएसए इलेक्शन हुआ, यानी अमेरिका का जब इलेक्शन हुआ, ट्रम्प साहब ने उसमें क्या बोला, अगर हम जीत कर आते हैं तो हम अमेरिका को फिर से ग्रेट बनाएंगे। तो मेक ग्रेट अमेरिका अगेन, उनका जो नारा था मेक ग्रेट अमेरिका अगेन। तो जब ट्रम्प साहब की सरकार आया, ठीक, तो मेक ग्रेट अमेरिका अगेन के चक्कर में क्या है कि ट्रम्प ने बोला कि देखिए हम बहुत सारी चीज़ क्या करते हैं, इंपोर्ट करते हैं, तो हम चीज़ों को एक्सपोर्ट भी करेंगे। अरे हम एक्सपोर्ट करेंगे तभी तो फॉरेन करेंसी हम ज़्यादा कमा पाएंगे, या हमारे देश में एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा, लोगों के रोज़गार होगा, हमारे देश में जो रिलेटिव पॉवर्टी है वो कम होगा। ठीक, तो यूएसए में ट्रम्प साहब बोला कि हम अमेरिका को फिर से महान बनाएंगे, ग्रेट बनाएंगे। इसके चक्कर में उन्होंने एक पॉलिसी जो अपनाया, क्या किया कि जो यूएसए का जो आपके बैंक है, बैंक का नाम क्या है भूल गया मैं, जो सेंट्रल बैंक है यूएसए का, फेडरल रिजर्व करके ना, हाँ फेडरल रिजर्व ही नाम है ना। तो अच्छा, जो भी बैंक है उन्होंने क्या किया कि जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है उसको बढ़ा दिया। ठीक, रेट ऑफ इंटरेस्ट को बढ़ा दिया। कहने का क्या मतलब है कि जो हमारे देश में, मान लीजिए कि हमारे देश का अगर बैंक रेपो रेट को क्या करता है, घटा दे या बढ़ा देता है, तो उससे देखते हैं इन्फ्लेशन हो, इन्वेस्टमेंट हो, उस पर सीधा इम्पैक्ट आता है। तो यूएसए का जो फेडरल बैंक है ना, क्या नाम है मैं भूल रहा हूँ, अगर सही हुआ तो कंसेप्ट बताइएगा। तो जो यूएसए का जो सेंट्रल बैंक है उन्होंने क्या है, रेट ऑफ इंटरेस्ट को बढ़ा दिया। रेट ऑफ इंटरेस्ट को बढ़ाने का मतलब क्या था कि जो जितने भी फॉरेन इन्वेस्टर हैं वो सारे के सारे यूएसए में चला गया। ठीक है, फॉरेन इन्वेस्टर सब के सब यूएसए में चला गया। यूएसए में क्यों, क्योंकि डॉलर पे रिलायबल ज़्यादा है ना। जितने भी आपके जो ट्रेड होता है वो सबसे ज़्यादा लगभग 70% डॉलर में होता है। तो जितने भी फॉरेन इन्वेस्टर है वो चाहता है कि हम डॉलर में इन्वेस्ट करें, ताकि हमारा जो पैसा है, ताकि जो हमारा करेंसी है वो स्टेबल रह सके, है ना। इसलिए तो जितने इन्वेस्टर हैं वो सब के सब लगभग इस फेडरल रिजर्व बैंक के जो बॉन्ड्स इशू किया था उस बॉन्ड को खरीद लिया और पूरा का पूरा पैसा यूएसए में इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया। इसके चक्कर में क्या हुआ कि बहुत सारे एफआईआई, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, ठीक, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर, यानी फॉरेन इन्वेस्टर्स जितने हैं वो सारे इंडिया से सारे पैसा ले लेकर क्या यूएसए चल गया, जिसको बोलता है कैपिटल फ्लाइट। कि नहीं, जितने भी पैसा हमारे देश में लगा हो, तो आप जो खबर न्यूज़पेपर में देखे होइएगा, सुने होइएगा कि फॉरेन इन्वेस्टर्स क्या है, इतना करोड़ हमारे देश से लेकर चला गया। जैसे मैं एक आपको डाटा बताता हूँ कि 17 बिलियन करके 17 बिलियन डॉलर हमारे देश से क्या है कि एफआईआई लेकर निकल गया। कहाँ, यूएस में या किसी दूसरे स्टेबल कंट्रीज़ में, जहाँ पे उसको लगता है कि हमें मेरे पैसा को जहाँ वहाँ पे लगाऊंगा, इन्वेस्टमेंट करूँगा तो मुझे ज़्यादा प्रॉफिट गेन होगा। ठीक, तो ये फॉरेन इन्वेस्टर्स बहुत बड़ा अमाउंट लेकर हमारे स्टॉक मार्केट से या हमारे मार्केट से, हमारे देश से क्या गया, लेकर निकल गया। तो पहला रीज़न ये है कि जो डॉलर है, अब क्योंकि ये लोग जाएगा हमारे देश से तो क्या करेगा, पैसा चेंज करेगा डॉलर में, और उसके बदले हमें क्या करना पड़ेगा, डॉलर देना पड़ेगा। तो डॉलर की क्या होगा, शॉर्टेज,
समझे ना। अब जितने भी फॉरेन इन्वेस्टर हैं ये तो रुपया लेकर जाएगा नहीं ना, क्योंकि यूएस में रुपया थोड़ी नहीं चलता है, डॉलर चलता है। ये चाइना में डॉलर, वहाँ के चाइना के युआन है, जो युआन चलेगा ना, तो हमारा रुपीज़ थोड़ी नहीं चलेगा, डॉलर थोड़ी नहीं चलेगा। क्या चलेगा? जो चाइना की करेंसीज हैं, जो आपके जापान की करेंसीज हैं, यान, ये सब चलेगा। तो इन्होंने डॉलर में एक्सचेंज करके सारा के सारा डॉलर लेकर फुर उड़ गया, तो इसको बोलता है कैपिटल फ्लाइट। ठीक, तो सबसे बड़ी रीजन्स तो शुरू धीरे में आप शुरू में सुने हुए हैं कि बहुत सारा फॉरेन इन्वेस्टर पैसा लेके चला गया, पहली बात। दूसरी बात ये कि ट्रंप साहब जब ये सब कर रहा है, उसके बाद उनका जो टैरिफ वार चला, हाँ, टैरिफ वार, इसको अनजाना है आपसे। इस टैरिफ वार के चक्कर में जितने भी इन्वेस्टमेंट आने वाला है देश में, अपने देश में फॉरेन इन्वेस्टर्स, वो सारे लोग पहले ही घबरा गया, नहीं इंडिया में जाओगे वहाँ पे तो टैरिफ का युद्ध चल, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा टैरिफ लगा रहा है यूएसए और फॉरेन कंट्रीज़, तो हम इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग करेंगे, दूसरे देश में भेजेंगे तो सामान महंगा हो जाएगा, सामान महंगा हो जाएगा तो फिर बिकेगा कैसे, सेल कैसे होगा। तो इसके वजह से हमारे देश में जो कैपिटल इन्वेस्टमेंट आता वो नहीं आ पाया बाबू, तो कैपिटल इन्वेस्टमेंट नहीं आ पाया। ठीक, इसके वजह से बिग प्रॉब्लम। तो टैरिफ वार तो चल ही रहा है बहुत दिन, 50% हमारे देश पे लगा दिया था। चौथा कि आप देख रहे हैं यूक्रेन और रसिया का वार चल ही रहा है, ये रुकने वाला क्यों है ना। तो यूक्रेन रसिया वार भी एक मेजर प्रॉब्लम है। इस टर्मोइल की वजह से क्या है कि जो इंडियन करेंसीज है वो भी फ्लक्चुएट कर रहा है, इसके वजह से जो फॉरेन इन्वेस्टर्स है ये तो डरा हुआ है। लेकिन यहाँ पे एक आ रहा है प्रॉब्लम ऑयल क्राइसिस का, है ना। ऑयल क्राइसिस यानी कि जो हमारा क्रूड ऑयल है जो हम इंपोर्ट करते हैं, तो उस इंपोर्टेड ऑयल में लगभग कितना 85% हम लोग इंपोर्ट करते हैं। अब समझो कि क्रूड ऑयल हम 85% इंपोर्ट ही करते हैं। हमारे देश में क्रूड ऑयल 85% इंपोर्ट होता है, तो जो मैक्सिमम फॉरेन रिजर्व है मेरे पास, जो मैक्सिमम फॉरेन रिजर्व है वो तो इसी में चला जाता है। ये जो मैक्सिमम, आप बोलिए मैक्सिमम जो फॉरेन करेंसीज है वो तो इसी में चला जाता है। तो हमारा क्रूड ऑयल पे जो डिपेंडेंस है, जो इंपोर्ट करते हैं हम लोग, इम्पोर्टेड है, 15% हम लोग क्या करते हैं, बना पाते हैं अपने देश में, प्रोड्यूस कर पाते हैं। तो 85% हम लोग इंपोर्ट करते हैं, जिसकी वजह से हमारे देश में क्या है कि डॉलर की क्या है, कमी हो गया जी, शॉर्टेज। डन। और इसके वजह से और मैं आपको कारण बताऊं तो कुछ एक और कारण बताऊं, हालांकि एक कारण आपको बताता हूँ, ये भी कारण लंबे चौड़े हैं। एक है कि गोल्ड इंपोर्ट। ठीक, तो गोल्ड इंपोर्ट जो है ना, रिकॉर्ड हम लोग किए। हमारे देश में सोना चांदी का बड़ी महत्व माना जाता है, उससे रिलीजियस जो सिग्निफिकेंट है ही, मतलब रिलीजन जो जुड़ा हुआ है, तो सोना चांदी से तो जुड़ा ही हुआ है। तो इस ईयर में हम लोग गोल्ड भी बहुत इंपोर्ट किए। आप याद करो कि अब हम गोल्ड अगर दूसरे कंट्री से हम खरीदते हैं तो हम उसको पेमेंट कौन सी में करेंगे, डॉलर में करेंगे। और डॉलर में करेंगे तो डॉलर हमारे देश में क्या होगा, शॉर्ट कम हो जाएगा, सप्लाई उसका कम हो जाएगा, लिमिटेड हो जाएगा। तो ये भी एक कारण है जिसकी वजह से हमारे देश में क्या है कि डॉलर का सप्लाई क्या हो गया, डॉलर का सप्लाई कम हो गया जी। अगर डॉलर का सप्लाई कम होगा तो क्या हो जाएगा, रुपीज़ अपने आप गिरेगा है, क्योंकि हम रुपीज़ को क्या मार्केट के ऊपर छोड़े हैं, और मार्केट तो क्या है, डिमांड एंड सप्लाई का खेल है। तो जैसे डॉलर का सप्लाई कम हुआ तो उसी तरीके से हमारा रुपीज़ धीरे धीरे गिरना शुरू हुआ। और जब गिर रहा है तो आरबीआई इस बीच में इंटरवेंशन नहीं कर रहा है। क्यों नहीं कर रहा है, उसका रीज़न और लॉजिक मैं अभी अब आपको देता हूँ। तो रुपीज़ क्या है, हमारे पास डॉलर की शॉर्टेज क्यों है, तो पहला बात कि जो डॉलर आने वाला था हमारे देश में वो आया नहीं, क्योंकि यूएसए में जो उसका फेडरल रिजर्व बैंक है
उन्होंने रेट ऑफ इंटरेस्ट को बढ़ा दिया, जिसकी वजह से सारे पैसा चला गया यूएस से, बहुत सारे पैसा। जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हमारे देश में आने वाला था वो भी नहीं आया। दूसरा कि जो इंडिया रशिया वार की वजह से, बोलिए टेरिफ वार की वजह से, इन सभी की वजह से जो भी पैसा हमारे देश में भी था फॉरेन इन्वेस्टर से, वो सब ले लेकर कहाँ यूएस में भाग गया। यूएस में लेकर भाग क्यों गया? क्योंकि यहाँ पे सेफ रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल रहा है। तो जितने भी इन्वेस्टर्स हैं वो सेफ हेवन खोजता है कि हम पैसा वहाँ पे लगाएं जहाँ पे कोई रिस्क ना हो, जीरो रिस्क हो, है ना, और इन्वेस्ट वहाँ करें जहाँ पे हमारा लॉस होने का चांसेस कम ही हो। तो इस वजह से जो पैसा हमारे देश में था वो भी चला गया, जो आने वाला था वो भी रुक गया। तो इसकी वजह से डॉलर का शॉर्टेज हो गया, ठीक। और बाकी आपको टेरिफ वार और यूएस वार और आपके यूएस रशिया यूक्रेन और रशिया वार के बारे में बताए ही, और ऑयल क्राइसिस के बारे में आपको बता ही रहा हूँ कि हमारा जो 80% ऑयल है, क्रूड ऑयल, हम क्या करते हैं वो खरीदते हैं जी, इंपोर्ट करते हैं। और चौथा राजा रानी की कहानी, गोल्ड इंपोर्ट हम लोग खूब किए हैं अब की बार, जिसके वजह से डॉलर का शॉर्टेज। तो ये सारे जो पॉइंट्स हैं ये सफिशिएंट कारण है कि हमारे देश में क्या है, हमारे देश में डॉलर की कमी हो जाएगा। ओके, सो गिव मी सम टाइम ताकि मैं इसको क्लीन कर पाऊँ। कचरा बना दिया। तो ये सारी चीज़ें ना आप मतलब अपने हिसाब से रिकॉर्ड मतलब लिख लीजिएगा, ठीक। तो ये सबसे बिग रीज़न है, ये सारे जो मैंने आपको पॉइंट्स बताए, ये सारे जो रीजन्स हैं, इसकी वजह से डॉलर का शॉर्टेज हो गया। मुझे बोर्ड लेना पड़ेगा, समझे, बोर्ड ख़राब हो गया है, मिटता नहीं है जल्दी से। तो अब देखिए, अब क्या है, डॉलर की सप्लाई क्या है जी, कम हो गया है। आरबीआई क्या कर रहा है, आरबीआई कह रहा है कि छोड़ो ना, मार्केट को डिसाइड कर दे दो, हम इस बीच में अभी नहीं कुदुकते हैं, थोड़ा मार्केट को हम रुपीज़ को क्या करते हैं, लेवल अप करने देते हैं। तो ऐसा क्यों कह रहा आरबीआई? क्योंकि समझिए, हमारे देश में एक चीज़ मैं आपको बेसिक सी बताता हूँ कि कोई भी देश डेवलप कैसे करता है। चाइना इतना डेवलप क्यों है? क्योंकि उसके पास मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है और सबसे ज़्यादा सामान बनाता है। आज भी हमारा जो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का जो काम है, हम जितना सामान भेजते नहीं है कि उससे चरगुना हमारे देश भेज देता है ये चाइना वाले, यानी हमारे ऊपर इंपोर्ट सरप्लस है, हम एक्सपोर्ट उतना कर ही नहीं पाते हैं चीज़ों को, हम लगभग इंपोर्ट सरप्लस है। किसी भी देश से हमारा इंपोर्ट और एक्सपोर्ट इक्वल नहीं है कि हम अगर 100 रुपये की चीज़ें भेजें तो 100 रुपये की चीज़ें उधर से खरीदे भी नहीं। हम क्या करते हैं, 50 रुपये की चीज़ें भेजें और 100 रुपये की चीज़ खरीदते हैं। तो एक्सपोर्ट यानी इंपोर्ट उधर से आने वाला गुड्स एंड सर्विसेज हमारे ऊपर सरप्लस है, ठीक है। तो क्या है, तो आरबीआई ने इस बीच में मार्केट में इंटरवेंशन नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि आरबीआई चाहता है कि जो इंडियन रुपीज़ है वो क्या है, ओवर वैल्यूड है। अगर ओवर वैल्यूड है तो इस चीज़ को अगर हम रुकिए थोड़ा लिखने दीजिए कि अगर इंडियन रुपीज़ ओवर वैल्यूड है जी, तो अगर एक कम होता है, अगर इंडियन रुपीज़ कम होता है तो हमारे देश का जो रुपीज़ करेंसीज है अगर वो थोड़ा कमज़ोर होता है, कमज़ोर इन सेंस रुपीज़ के डॉलर के सेंस में, जो कि ओवर वैल्यूड है, तो अगर इंडियन रुपीज़ कम होता है तो क्या है कि हमारा एक्सपोर्ट क्या है, बढ़ सकता है। क्यों बढ़ सकता है? क्योंकि रुपीज़ जैसे कम होगा तो डॉलर बढ़ेगा, ठीक, डॉलर बढ़ेगा और रुपीज़ क्या है, कम हो रहा है, तो डॉलर अप्रिशिएट कर रहा है, रुपीज़ डिप्रिशिएट कर रहा है। तो हमारा जो एक्सपोर्ट है वो बढ़ने का चांस बढ़ेगा क्योंकि हमारा सामान सस्ता हो जाएगा ना, ठीक है। अब सामान सस्ता कैसे हो जाएगा? मान लीजिए कि हमारा 50 रुपये है, ठीक, हमारा जो रुपीज़ है, रुपीज़ का अगर मान लीजिए कोई सामान है तो वो 50 रुपये में दे रहा है, लेकिन डॉलर मजबूत होगा
तो वहाँ पे क्या है, जो सामान बिक रहा है वो महंगा मिलेगा, तो हमारा सामान क्या है ज़्यादा से ज़्यादा सेल हो पाएगा, तो हमारा एक्सपोर्ट बढ़ने की चांसेस बढ़ जाएगा। क्यों बढ़ेगा? क्योंकि हमारा रुपीज़ घट रहा है ना, हमारा रुपीज़ कमज़ोर हो रहा है, तो हमारा सामान क्या है सस्ता पड़ेगा, दूसरे देश में कंट्रीज़ में सस्ता पड़ेगा, तो हमारा एक्सपोर्ट बढ़ने की पॉसिबिलिटी बढ़ेगा। ठीक, और एक्सपोर्ट हम बेचेंगे सामान तो उससे हमें क्या मिलेगा, डॉलर मिलेगा, राइट। तो फॉरेन करेंसीज मिलेगा जो हमारे फॉरेन रिजर्व्स को भर कर रखेगा। ठीक, तो इसलिए आरबीआई इस बीच में इंटरवीन नहीं कर रहा है। तो इंटरवेंशन क्यों नहीं कर रहा आरबीआई? ताकि जो हमारा इंडियन रुपीज़ ओवर वैल्यूड है वो थोड़ा और कमाए ताकि हमारा एक्सपोर्ट बढ़ सके, क्योंकि सस्ता होगा हमारा सामान फॉरेन कंट्रीज़ में, तो सस्ता होगा तो हम ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें एक्सपोर्ट करेंगे तो उधर से डॉलर तो आएगा ही। हमारे देश में अगर मान लीजिए हमारे देश में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर क्या करता है, बढ़ता है, तो क्या है हम एक्सपोर्ट करेंगे तो डॉलर कमाएंगे, गुड। प्लस में यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर होगा तो यहाँ पे आपके वर्क होगा तो एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा, लोगों को रोज़गार मिलेगा, पेट भरेगा, चलेगा, देश का इकोनॉमी चल पड़ेगा, जीडीपी ग्रोथ रेट बढ़ेगा, समझ रहे ना। तो ओवरऑल देश के लिए ये जो मनी का जो हमारा जो रुपीज़ है वो अगर थोड़ा कमज़ोर होता है तो लगभग ठीक है, चलेगा इसलिए ताकि हमारा एक्सपोर्ट बढ़ेगा। और किसी भी देश को अगर डेवलप बनना है, किसी भी देश को अगर मजबूत बनना है तो उसका मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर मजबूत होना ही चाहिए, तभी जाकर उस देश में क्या है कि जो वर्किंग पॉपुलेशन है वो जब कर पाएगा, नहीं तो बेटा क्या होगा, बस बेरोजगार बन के घूमते रहिए। समझे? आई होप आप समझ गए होंगे। तो हमारे देश में अब देख ही रहे हैं कि बेरोजगारी दर कितना है। क्यों? कि हमारा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है ही नहीं, हम सर्विस सेक्टर और प्राइमरी और टर्शियरी सेक्टर पे अटके हुए हैं, सेकेंडरी सेक्टर हमारे पास है ही नहीं। तो जो हम सेकेंडरी सेक्टर है वो हम क्या सीधे तरफ गए हैं, तो सब तरफ गए मतलब बाईपास कर चुके हैं। तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर हमारे देश में है ना, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर ही है जो सबसे ज़्यादा लोगों को जॉब प्रोवाइड करता है। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में जो आपकी छोटे मोटे जो कंपनीज होता है, एमएनसी जिसको बोलता है, एमएनसी बोल रहा हूँ, जो माइक्रो एंड मीडियम कंपनीज जो होता है ना, ये सारे जो कंपनीज हैं वो लोगों को जॉब देने में सबसे बड़ा रोल निभाता है। तो हमारा एक्सपोर्ट बढ़ेगा तो क्या है, हम फॉरेन डॉलर कमाएंगे तो हमारा क्या है, फॉरेन रिजर्व्स मजबूत होगा। प्लस में हम अगर सामान बनाएंगे हम अपने देश में तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की वजह से यहाँ पे जॉब इंक्रीज होगा तो एम्प्लॉयमेंट रेट घटेगा तो लोगों का जीवन स्तर बेहतर होगा, हमारा देश का जीडीपी बेहतर होगा, और जीडीपी बेहतर होगा तो और बला चीज़ होते रहेगा। अब समझे कि रुपीज़ को गिरना ज़रूरी है और आरबीआई क्यों बीच में ज़बरदस्ती नोक नहीं कर रहा है। ठीक है, आई होप समझ गए होंगे। ठीक है, तो एक कारण है वो राजा कि रुपीज़ अगर गिर रहा है तो इस बीच में क्या है, आरबीआई अगर इंटरवीन नहीं कर रहा है तो रीज़न ये है, हम चाह रहे हैं कि हमारा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर थोड़ा बढ़े और हम चीज़ों को एक्सपोर्ट करें, क्योंकि हमारा इंपोर्ट सरप्लस है। ठीक, इस चीज़ को ध्यान रखिए कि हमारा इंपोर्ट सरप्लस है, कि हम बहुत सारे सामान क्या करते हैं, इंपोर्ट करते हैं, और एक्सपोर्ट में हम बहुत कम चीज़ें एक्सपोर्ट करते हैं। ठीक है, अब मैं आपको 2-3 छोटा कंसेप्ट है उसको मैं जल्दी से बता देता हूँ, माफ़ कीजिएगा इस बोर्ड के चक्कर में। अब देखिए, तो मैंने आपको कितने चीज़ बताया। अब जो लास्ट में मैं आपको एक चीज़ पहला समझाया था आपको डिवैल्यूएशन, तो डिवैल्यूएशन जो मैंने आपको बताया कि 3 टाइम हमने किए। फिर मैं आपको बताया था डिप्रिसिएशन, है ना, डिप्रिसिएशन हालांकि बताया था नहीं, तो डिप्रिसिएशन का मतलब समझे कि हमारा जो है मूल्य ह्रास हो रहा है, यानी रुपीज़ गिर रहा है, धीरे क्या है, गिर रहा है, उसी को डिप्रिसिएशन बोलता है। ठीक, तो डिप्रिसिएशन समझ गए, जो डिवैल्यूएशन है उसको समझ गए। ओके, डिवैल्यूएशन हमने जानबूझकर किया, डिप्रिसिएशन यानी हमारा जो रुपीज़ है वो धीरे क्या है, डिप्रिशिएट कर रहा है,
क्यों कर रहा है? क्योंकि ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि हमारा रुपीज़ ओवर वैल्यूड है, और ओवर वैल्यूड होने के नाते हमारा रुपीज़, हमारा सामान क्या है, महंगा है, इसकी वजह से फॉरेन कंट्रीज़ में हमारा सामान बिक नहीं पाता है। तो हम चाहते हैं कि हमारा सामान सस्ता हो, सस्ता होगा तो फॉरेन कंट्रीज़ में बिकेगा, तो हमारा एक्सपोर्ट बढ़ेगा, तो एक्सपोर्ट बढ़ेगा तो उससे फॉरेन करेंसीज मिलेगा, फॉरेन करेंसीज तो मिलेगा ही मिलेगा, साथ ही हमारे देश में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर भी बढ़ चढ़ कर आगे बढ़ेगा। ठीक, चलिए, तो ये दूसरा भी समझा दिया मैं आपको। अब तीसरा समझ लिए, एक जो चीज़ है नीड करके, और रीड क्या है इसको समझिए। तो इसका फुल फॉर्म क्या होता है? नॉमिनल, ठीक है, इफेक्टिव, नॉमिनल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट, नॉमिनल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट। ठीक, इसको बोलता है, बस रियल लगा दीजिए यहाँ पे, रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट, ठीक है ना। तो एज इट इज सिंपल। तो नॉमिनल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट का कहने का मतलब क्या है कि हम अपने रुपीज़ को क्या करते हैं, मार्केट के ऊपर छोड़ देते हैं। जैसे मैंने आपको बताया, तो मार्केट के ऊपर हम छोड़ देते हैं कि मार्केट में डिमांड एंड सप्लाई के हिसाब से क्या है, जो चीज़ें हैं वो डिसाइड करेगा कि हमारा रुपीज़ का वैल्यू कितना है। हमारा रुपीज़ और डॉलर के बीच में कंपटीशन चलेगा, और तब डिसाइड होगा कि $1 इक्वल्स टू कितना रुपीज़ होगा। ठीक, तो इस नॉमिनल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट में हम मार्केट के हिसाब से क्या करते हैं, हम निकालते हैं कि हमारा रुपीज़ $1 इक्वल्स टू कितना हमारा रुपीज़ होना चाहिए। ठीक, यानी इस नॉमिनल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट मतलब निकालने का एक तरीका है। नॉमिनल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट के थ्रू हम निकालते हैं कि $1 इक्वल्स टू कितना रुपीज़ होना चाहिए। पहले क्या था, जैसे मैंने ओल्ड सिस्टम में बताया आपको कि हम मान लेते थे कि भैया $1 इक्वल्स टू 20 रुपये, बस हमारी मर्जी, मान लिए, ठीक है। तो लेकिन अब हम क्या करते हैं, मैनेज फ्लोटिंग सिस्टम में है, तो मैनेज फ्लोटिंग सिस्टम में हम क्या करते हैं, मार्केट के हिसाब से छोड़ देते हैं। बस बीच बीच में हम आँख खोल कर देख लेते हैं कि देखो कुछ गड़बड़ तो नहीं हो रहा है। लेकिन अब छोड़ने से पहले हम नॉमिनल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट से ये भी दिमाग लगाकर निकालने की हमारा RBI निकालता है कि $1 इक्वल्स टू सच में कितना रुपीज़ होना चाहिए। तो इसके हिसाब से क्या करता है, RBI निकालता है रेट। ठीक है, तो इसका एक फॉर्मूला है। अब निकालता कैसे है, तो RBI नॉमिनल इफेक्टिव एक्सचेंज में रेट में क्या करता है, ट्रेड वेटेज लेता है। ठीक है, ट्रेड वेट जिसको बोलता है ट्रेड वेटेज। कहने का क्या मतलब है समझिए आप। हालांकि इस नॉमिनल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट से पहले मैं आपको DYX जो इंडेक्स है उसको समझा देता हूँ, तो फिर ये आपको लिए कुछ नहीं होगा। ठीक है, अब रुकिए एक मिनट। नॉमिनल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट यहाँ से तो मैं आपको समझाता हूँ DYX क्या है, क्योंकि दोनों तीनों कंसेप्ट एक ही साथ जुड़ा हुआ है। सॉरी, 2 मिनट आपका लेने के लिए, क्योंकि मैं वीडियो बीच में से काटूंगा नहीं, समझ रहे हैं ना, काटना बहुत टफ होता है। तो देखिए, मैं आपको DXY इंडेक्स क्या होता है उसको समझाता हूँ। देखिए, हम कैसे डिसाइड करें कि $1 इक्वल्स टू कितना रुपीज़ होना चाहिए, कैसे डिसाइड करें भाई। हवा में तो हम फेंक नहीं सकते ना, तो हम मान रहे हैं कि हम मान लेते हैं, चाहे दुनिया कुछ भी कहे, हम तो मान लेते हैं कि $1 इक्वल्स टू 20 रुपीज़ हो गया। हम नहीं मानेंगे भाई। तो क्या है कि मार्केट को तो देखना पड़ेगा ना, आँख थोड़ा खोल कर देखना पड़ेगा कि मार्केट में चल क्या रहा है ना। जैसे मैं बोलूँ कि मैं 20,000 में आपको UPSC की पूरा तैयारी करवा दूँ, हाँ लोग यहाँ पे लाखों रुपए ले रहा है, तो हमें भी आँख खोल कर देखना पड़ेगा ना कि यार 20,000 रुपये में हम कैसे तैयारी करवा सकते हैं। यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर कॉस्ट है, टीचर कॉस्ट है, लाइट, बिजली, दुनियादारी, सब कैसे चलेगा काम, है ना। तो यानी हमें मार्केट को देखना पड़ेगा कि सच में रियलिटी में क्या है। ठीक, उसी तरीके से कि हम ये कैसे डिसाइड करेंगे कि कितना रुपीज़
या कितना करेंसी के हिसाब से $1 माने हम। यानी कि अब अमेरिका का कहना है कि भैया हम $1 कितने हिसाब से माने, यानी कितना होना चाहिए करेंसी, किसी भी करेंसीज के हिसाब से हम कितने का $1 माने। कैसे माने, ये कैसे डिसाइड होता है कि $1 इतना हो गया, या ऐसे हो गया, या 80 रुपीज़ हो गया, या $80 हो गया, $20 हो गया, $50 हो गया, $100 हो गया, ये कैसे आपने डिसाइड कर लिया। ठीक है, जैसे कि हम मानते हैं कि डॉलर को प्राइमरी में रखते हैं और फिर बोलते हैं कि $1 इक्वल्स टू 80 रुपीज़, 90 रुपीज़। उसी तरीके से कि कितने करेंसीज के इक्वल्स $1। तो इसके लिए क्या है, एक इंडेक्स बनाता है अमेरिका जिसको बोलता है DXY इंडेक्स, और इस DXY इंडेक्स में क्या करता है, ट्रेड वेटेज लेता है। ठीक है, ट्रेड वेटेज कहने का मतलब क्या है कि अमेरिका ये देखता है कि मान लीजिए कि अमेरिका को, ये पहले समझ लीजिए, अमेरिका ये देखता है कि हमारा जो ट्रेडिंग पार्टनर है, जितने भी कंट्रीज, जितने भी फॉरेन कंट्रीज हैं, विदेशी जितने भी देश हैं, कि हम उससे कितना ट्रेड करते हैं, यानी कितने % ट्रेड करते हैं। तो मान लीजिए कि अमेरिका का सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर तो यूरोप है। ठीक है जी, तो यूरोप, जैसे मैं डाटा लिखा हूँ तो मैं आपको बताता हूँ। हाँ ठीक है, तो अमेरिका सबसे ज़्यादा जो है ट्रेड करता है, वो क्या करता है, यूरो में करता है। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा जो है अमेरिका ट्रेड किस में करता है, यूरो में करता है, 57.6%। ठीक, यानी 6 कंट्रीज जो है वो अमेरिका का ट्रेडिंग पार्टनर है, जो मेजर ट्रेडिंग पार्टनर है, जहां से अमेरिका चीज़ें एक्सपोर्ट करता है और इंपोर्ट करता है। तो सबसे ज़्यादा यूरोप से करता है जी, पहली। दूसरी आपके जापान है, तो जापान से भी मैं शॉर्ट में लिखता हूँ। ठीक है ना, आपको बस समझाने के हिसाब से मेरे को बताना है, इसमें आपको PhD नहीं करना। तीसरा ब्रिटिश पाउंड, ब्रिटिश पाउंड में भी 11.9% करता है ट्रेडिंग। फोर्थ आपके कनाडियन डॉलर है। ठीक है, तो कनाडियन डॉलर लिखता हूँ मैं, एक तो अमेरिकन डॉलर ही, एक कनाडियन डॉलर है, तो उसमें 9% करता है जी। फिर पांचवा है स्वीडिश कोनार्क है, तो स्वीडन का करोना डॉलर, करोना वहाँ का करेंसी है, उसमें करता है 4.2%। ठीक है, एक और करेंसीज है जिसका बोलता है स्विस, यानी फ्रांस का स्विस करेंसी है जो है ना, तो फ्रांस का है, उसमें करता है 3.6%। ठीक, कहने का क्या मतलब है कि अमेरिका का जो ट्रेडिंग पार्टनर्स हैं, जितने भी ट्रेडिंग पार्टनर कंपनी है फॉरेन कंट्रीज, उसमें ये लोग हैं जो इतने % शेयर करता है ट्रेड। यानी सबसे ज़्यादा अमेरिका किससे ट्रेड करता है, यूरोप से, फिर जापान से, फिर आपकी ब्रिटिश से, यानी ब्रिटिश पाउंड में करता है, कनाडियन डॉलर में करता है, स्वीडिश आपके करोना में करता है, और स्विस यानी फ्रांस के स्विस में करता है। ठीक, यानी 3%, और यूरोप के यूरो में करता है। तो अब अमेरिका इस इंडेक्स, इस चीज़ को निकालने के लिए कि कितने होना चाहिए $1 इक्वल्स, ठीक, यानी $1 इक्वल्स टू कितने होना चाहिए किसी भी चीज़ को, या कितने करेंसीज को, या इसको ऐसे लिख दीजिए कि $1 इक्वल्स टू कितना होना चाहिए यूरो, जापानी यान, ब्रिटिश पाउंड, कनाडियन डॉलर और स्विस कोरोना, और बाकी स्विस आपके स्वीडन, फ्रांस का स्विस। ठीक है, तो इसको निकालने के लिए क्या करेगा अमेरिका, इन सभी के ट्रेडिंग वेटेज को लेगा और फिर उसको कैलकुलेट करके क्या करेगा, अपने $1 का कितना वैल्यू होना चाहिए उसके हिसाब से डिसाइड करता है। ठीक, इसके निकालने का फार्मूला होता है। अब क्या करता है, जितने % है उसके हिसाब से देखता है कि हाँ अभी नॉर्मली क्या चल रहा है, और फिर अगर मैं मानता हूँ तो 57% है, तो सबसे ज़्यादा वेटेज इसको दिया,
फिर इसको दिया, फिर इसको दिया, उसके हिसाब से क्या है, तो मान लीजिए कि अगर यूरोप का है, यूरो अगर बढ़ रहा है, यूरो इंक्रीज हुआ तो क्या है, डॉलर भी क्या करेगा, इंक्रीज, डॉलर का भी वैल्यू इंक्रीज करेगा। अगर जापान इंक्रीज कर रहा है, जापान का मतलब करेंसीज येन इंक्रीज, डॉलर सॉरी मैं क्या बोल रहा हूँ, जापान का येन का अगर वैल्यू इंक्रीज हो रहा है तो क्योंकि उसी के साथ है तो डॉलर भी इंक्रीज करेगा। ठीक है, तो इस तरीके से पैक्ड है, यानी जुड़ा हुआ है। तो अगर इस 6 देश के कंट्रीज के जो करेंसीज हैं अगर बढ़ता है घटता है तो यूएस के डॉलर भी बढ़ेगा घटेगा, क्योंकि यूएस का जो मेजर ट्रेडिंग पार्टनर है वो यही है। तो सबसे ज़्यादा 57% यहाँ इसे करता है। यानी कहने का क्या मतलब है कि अगर ये सारे करेंसीज बढ़ा और घटा तो अमेरिकन डॉलर भी बढ़ेगा घटेगा, बढ़ेगा घटेगा। ठीक समझे? उसी तरीके से, ठीक इसी तरीके से क्या है कि इंडिया भी लगभग 40 कंट्रीज का क्या है, ट्रेडिंग वेटेज निकालता है। क्या करता है, ट्रेडिंग वेटेज निकालता है। उसमें हमारा सबसे बड़ा जो ट्रेडिंग पार्टनर है वो यूएसए है, आपके जापान है, फिर चाइना है, चाइना के जापान, चाइना के क्या है जी, ले मैं भूल गया। तो जैसे मैं आपको बताऊं, हाँ लिखा हूँ मैं, देखिए जैसे यूएसए हम लोग 40% ट्रेड करते हैं, यूरो में हम लोग करते हैं, यानी यूएसए के डॉलर में करते हैं। ठीक है, जब और यूरो में यहाँ पे यूरो लिख लीजिएगा, ठीक है ना। तो यूरो में हम लोग 12 से 13% करते हैं। उसी तरीके से पाउंड में हम लोग, चाइनीज़ यान में हम लोग करते हैं, चाइनीज़ यान में हम लोग करते हैं कितने, 10 से 11%। और उसके बाद येन में करते हैं, जो जापान का येन है उसमें हम लोग 7 से 8% करते हैं। तो इन सभी कंट्रीज़ का क्या करते हैं हम, ट्रेड वेटेज निकालते हैं और उसके हिसाब से फिर हम अपने करेंसीज के वैल्यू को क्या करते हैं, निकालने की कोशिश करते हैं। अब मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल से समझाता हूँ, क्योंकि इसमें आप कंफ्यूज हो जाइएगा। तो मैं इसमें से छोटा सा एग्जांपल से आपको समझाता हूँ कि नीर क्या होता है। ठीक है, फिर आपको समझ में आ जाएगा कि नीर, अच्छा नीर का मतलब कहने का क्या मतलब। तो जैसे यूएस के डॉलर को डिसाइड करने के लिए क्या है, इस 6 मेजर ट्रेडिंग जो पार्टनर्स हैं इनके ट्रेड वेटेज निकालता है और उसके हिसाब से क्या है, डॉलर का जो वैल्यू है उसको डिसाइड करता है। ठीक, उसी तरीके से हम अपने इंडियन करेंसीज के क्या करते हैं, डिसाइड करते हैं। तो यानी $1 इक्वल्स टू कितने रुपीज़ होना चाहिए, इस चीज़ को हम इस ट्रेडिंग वेटेज के हिसाब से हम क्या करते हैं, निकालते हैं। तो इसके लिए क्या है, जो फार्मूला है नीर का, जिसको बोलता है नॉमिनल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट, यानी नाम मात्र का कहने का क्या मतलब, तो बस हम देखना चाहते हैं कि मार्केट के हिसाब से हमारा इंडियन रुपीज़ कहाँ पे। ठीक, कि मार्केट के हिसाब से इंडियन रुपीज़ कहाँ पे। तो हम क्या करते हैं, जो नॉर्मल है, यानी अभी कितना है, मान लीजिए कि 80, ठीक, मल्टीप्लाई, जैसे मैं एक आपको मैं बना के लाया हूँ, ठीक है ना। तो रुकिए मैं आपको कैलकुलेट करके दिखाता हूँ। तो मान लीजिए कि यूएसए के ट्रेडिंग वेटेज 40% ना होकर 60% कर दीजिए, मानने के लिए बोल रहा हूँ, ठीक है ना। तो नीड निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, तो यूएसए के 40% के जगह 60% हम ले रहे हैं, 60% ट्रेडिंग वेटेज। और जो अभी जो नॉमिनल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट के मतलब अभी नॉर्मल जो चल रहा है वो कितना चल रहा है जी, 80 मान लेते हैं हम लोग, 80, ठीक, प्लस बाकी दूसरे कंट्रीज है उसका भी, तो सिर्फ एक यूरो का ले लेता हूँ। तो जैसे मान लीजिए कि यूरो का भी 40%, और अगर यूरो को हम इंडियन रुपीज़ के अभी नॉर्मल हिसाब से देखें तो मान लीजिए कि 90 रुपीज़। तो जब हम इसको निकालेंगे तो ये मान लीजिए कि 48 + 36, कैलकुलेशन है, कुछ नहीं ज़्यादा है, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपके नीर कितना आ जाएगा,
नीर आ जाएगा जी 84। ठीक, तो क्या है, नॉमिनल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट के हिसाब से $1 इक्वल्स टू 84 रुपीज़ होना चाहिए। जबकि हम यहाँ पे जो है कैलकुलेशन थोड़ा अनाप शनाप किए हैं। ठीक है, 60% इसको लिए हैं, 40% इसको लिए हैं, और नॉर्मल जो एक्सचेंज रेट है उसको हम कंसीडर किए हैं। तो ये 90 रुपये क्या अभी के हिसाब, मार्केट के हिसाब से नॉर्मल एक्सचेंज रेट, कहने का मतलब कि 1 रुपीज़ में अगर 90 रुपीज़ हम देते हैं तो 1 यूरो मिलेगा, 80 रुपीज़ हम देते हैं तो हमें $1 मिलेगा, उसके हिसाब से लिए हैं। और फिर इस ट्रेड वेटेज को जब कैलकुलेट करेंगे तो नीड हमें 84 मिलेगा। तो नॉमिनल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट 84। अब इसी को हम निकाल देंगे, रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट। तो इसमें क्या करते हैं, नीड मल्टीप्लाई बाय जो फॉरेन कंट्रीज़ में क्या है, जो इन्फ्लेशन है, जो डोमेस्टिक कंट्रीज़ में इन्फ्लेशन है, उसको जब हम निकालेंगे तो आ जाएगा। तो अगर मान लीजिए कि हम इसको निकालें, ठीक, और निकालने के बाद हमारा आ गया 107, इसको निकालने यानी रीड हमारा 107 आ गया। तो हमको इसमें करना क्या है, नीड का जो वैल्यू है 84 यहाँ पे डालेंगे, और जो फॉरेन कंट्रीज़ मान लें कि यूएस में इन्फ्लेशन रखें यहाँ पे, और फिर आपका जो हमारे देश में जितने % इन्फ्लेशन है उसको यहाँ पे रखें सीपीआई के थ्रू, है ना, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के हिसाब से जो इन्फ्लेशन रेट चल रहा है उसके हिसाब से रखें। जब निकालेंगे तो मान लीजिए कि 107 आ रहा है रीड, तो कहने का क्या मतलब है, किधर लिख दे, यहीं पे लिख दो। तो अगर रीड, ठीक है ना, आप गूगल करके देखिएगा, अगर रीड अगर 100 के इक्वल्स है, क्योंकि हम एक बेस ईयर लेते हैं, तो जैसे जीडीपी में क्या है, जीडीपी कैलकुलेट करने के लिए एक बेस ईयर लेते हैं ना, नॉमिनल जीडीपी, रियल जीडीपी निकालने के लिए, उसी तरीके से नीड और रीड निकालने के लिए हम एक बेस ईयर लेते हैं। तो उस बेस ईयर के हिसाब से क्या है कि मान लीजिए कि अगर रीड 100 है तो हम कहेंगे कि हमारा जो रुपीज़ है वो नॉर्मल है बाबू। ठीक, अगर रीड 100 से ग्रेटर है तो समझिए ओवर वैल्यूड है। तो जो कि आप देखिएगा कि रुपीज़ का जो है 115 पे चल रहा है रीड, ठीक है, तो हमारा रुपीज़ ओवर वैल्यूड है। अगर ये कम है तो क्या हो जाएगा, अंडर वैल्यूड हो जाएगा। यानी कहने का क्या मतलब है कि अगर नीड और हम रीड निकालें सबका ट्रेड वेटेज, और ट्रेड वेटेज कब देखेंगे, ये नहीं कि 2 साल 3 साल 4 साल का देखेंगे, मतलब 5 साल के ओवरऑल देखते हैं कि 5 साल में हमने कितना % किस किस देश से ट्रेड किए। ठीक है, तो अगर मान लीजिए रीड, फिर से मैं लिख देता हूँ, रीड अगर 100 है तो हम कहेंगे कोई बात नहीं, नॉर्मल है न, रुपीज़ हमारा ओवर वैल्यूड है, मस्त चल रहा है जी। अगर रीड क्या है जी, अगर 100 से ज़्यादा है, ये 100 से अगर रीड ज़्यादा है तो क्या कहेंगे, हम कहेंगे ओवर वैल्यूड है रुपीज़, क्योंकि जो 100 है ना एक बेस पॉइंट लिए हैं, तो ओवर वैल्यूड है जी। ठीक, अगर रीड 100 से कम है तो हम कहेंगे 100 से कम है तो हम कहेंगे जी अंडर वैल्यूड है। तो हम क्या चाहते हैं, इंडियन करेंसीज़ को नॉर्मल पे आए, क्योंकि हमारा इंडियन करेंसी 115 पे चल रहा है, यानी जो रीड है वो 115 है। तो हम चाह रहे हैं कि हमारा जो इंडियन करेंसी रुपीज़ है वो कम से कम 100 के तो आसपास आए, तब जाकर जो ओवर वैल्यूड हमारा रुपीज़ है वो कम से कम नॉर्मल हो जाए। और जब नॉर्मल हो जाएगा तो फिर हमारे देश के लिए क्या है, चीज़ें एक्सपोर्ट करना, इंपोर्ट करना आसान हो जाएगा। फिर जो फॉरेन इन्वेस्टर्स है वो भी शांति से आकर हमारे देश में आकर क्या करेगा, इन्वेस्ट करेगा। उसके मन में डर नहीं रहेगा कि जो इंडियन करेंसी है वो धड़ाक से गिर रहा है। अगर मान लें हम पैसा इन्वेस्ट कर दिए और कल जाकर इंडियन करेंसी गिर गया, तब तक हमारा पैसा डॉलर डूब जाएगा, हमारा जो इन्वेस्टमेंट है वो डूब जाएगा। क्योंकि अगर वो बेच के जाएगा तो इंडियन करेंसी क्योंकि नीचे गिर गया है तो उसे डॉलर कम मिलेगा, तो गड़बड़ हो जाएगा। तो फॉरेन जो इन्वेस्टर्स है जो डर रहा है हमारे देश में इन्वेस्ट करने के लिए, वो इस चीज़ से क्या है, बच सकता है। अगर इस चीज़ से क्या मतलब, अगर हमारा रुपीज़ यानी हमारा रीड क्या हो जाए, नॉर्मल हो जाए तो बाबू। ठीक, आई होप आप समझ गए होंगे। तो इसलिए हमारा जो है
करेंसी जो नीचे डिप्रिशिएट कर रहा है और जो आरबीआई क्या कर रहा है, आरबीआई इस बीच में इंटरवेंशन नहीं कर रहा है। आरबीआई कह रहा है कि बस थोड़ा सा और खेल लेने दीजिए, फ्लोटिंग, और बस एक बार नॉर्मल हो जाए फिर हम कान में तेल धके सो जाएंगे, फिर हमें कोई दिक्कत नहीं है। हमारा एक्सपोर्ट कम्पिटिटिवनेस जो फॉरेन कंट्रीज में है वो ठीक हो जाएगा। ठीक, आई होप आपको ये नीर और रीर समझ में आया होगा। तो नीर कहने का मतलब नॉर्मल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट, ठीक है, कि हम जस्ट निकालते हैं देखने के हिसाब से इन्फ्लेशन को बिना हम देखे हुए। ठीक है, तो नीर आई थिंक मेरे हिसाब से क्वेश्चन पूछा हुआ है यूपीएससी में। ठीक है, तो नीर क्या है, नॉर्मल, बस हम देखते हैं कि मार्केट के हिसाब से कितना होना चाहिए, $1 इक्वल्स टू रुपीज। ठीक, और रीर क्या, वो रियल में देखता है निकाल कर कि हमारा रुपीज़ कितना है, 100 के आसपास है, ओवर वैल्यूड है या अंडर वैल्यूड है, तो उसके हिसाब से चेक किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे इस रीर और नीर का कंसेप्ट ख़त्म हुआ। तो DYX डॉलर जो इंडेक्स मैंने आपको बताया, तो डॉलर को निकालने का तरीका है ट्रेड वेटेज के हिसाब से, कि हमने एक समय में, एक टाइम पीरियड में, वो 2 साल 4 साल कि इतने समय पीरियड में हमने कितने % ट्रेड किस कंट्री से किया, और उसके हिसाब से फिर हम क्या करेंगे, डिसाइड करेंगे कि क्या में हमारे करेंसीज का वैल्यू कितना होना चाहिए। ठीक है, तो ये हुआ पूरा कंसेप्ट। तो मैंने आपको क्या क्या समझाया जी, डिवैल्यूएशन, डिप्रिसिएशन समझाया, डिवैल्यूएशन क्या है, डिप्रिसिएशन क्या है वो समझाया, नीर और रीर क्या है छोटा सा कंसेप्ट उसको समझाया, DXY जो कंसेप्ट है इसको मैंने आपको बताया और समझाया। ठीक है, अब मैं आपको अपना ओपिनियन, हालांकि मैं अपना ओपिनियन तो बता दिया हूँ कि हमारे देश के लिए क्या है, हमारे देश के लिए यह भी ज़रूरी है कि इंडियन रुपीज़ जो ओवर वैल्यूड है वो क्या है, थोड़ा नॉर्मल होकर 100 के पास आ जाए, ताकि हमारा जो ओवर वैल्यूड रुपीज़ है वो नॉर्मल हो जाए। नॉर्मल हो जाएगा तो क्या है, फिर फॉरेन कंट्रीज़ में हमारा करेंसी लड़ पाएगा मार्केट में, और जब लड़ पाएगा तो हमारे देश में जो फॉरेन इन्वेस्टर है वो इन्वेस्ट करने से डरेगा नहीं, तो फिर हमारे देश में भी इन्वेस्टमेंट रहेगा, फिर यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, सर्विसेज सेक्टर, यानी ओवरऑल GDP बढ़ेगा। ठीक है, तो यानी हमारे देश के हित में है कि हमारा रुपीज़ जो पहले फिक्स्ड प्राइस पे चल रहा था, जिसकी वजह से हमने बार बार क्या करना पड़ रहा था, चेंज करना पड़ रहा था, तो अब हम उसको मार्केट में उतार दिए हैं कि लो अब लड़ाई करो डॉलर के साथ। ठीक, तो इसलिए मेरा मानना है अपनी अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से कि देखिए फॉरेन कंट्रीज़ पर या फॉरेन इन्वेस्टर पर हम कब तक रहेंगे, है ना, आएगा पैसा नहीं आएगा, वो तो मार्केट के हिसाब से देखता है। फॉरेन जो इन्वेस्टर है वैसे तो थोड़ी ना पैसा लगा देता है। तो जब तक हम अपने देश में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को स्वयं नहीं प्रमोट करेंगे एंड ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को स्वयं नहीं प्रमोट करेंगे, तब तक ये क्राइसिस ख़त्म नहीं होगा। और इस क्राइसिस में साथ देने के लिए, यानी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को प्रमोट करने के लिए, ये ज़रूरी है कि हमारा करेंसीज और गिरे, ताकि हमारा प्रोडक्ट एंड सर्विसेज सस्ता हो, और सस्ता होगा तो हम उसको क्या करेंगे, एक्सपोर्ट कर पाएंगे, एक्सपोर्ट करेंगे तो हमारा ट्रेड सरप्लस होने का पॉसिबिलिटी बढ़ेगा। ठीक है, तो इसलिए हमारे देश के हित में है ताकि फॉरेन करेंसी गिरे एंड फॉरेन करेंसी इंडियन रुपीज़ थोड़ा कमज़ोर होगी। ठीक है, और डॉलर से फाइट कर पाए। तो आई होप आपको ये सारा कंसेप्ट समझ में आया होगा। मैंने कोशिश किया है आपको समझाने और बताने का। आई थिंक मेरे हिसाब से 1-1.5 घंटे का लेक्चर से कम नहीं हो गया होगा। ठीक है, तो मैं चाहूँगा कि आप इसको भरपूर यूज़ कीजिए, पढ़िए, नोट्स वोट्स बनाइए, थोड़ा समझने की कोशिश कीजिए। अगर उसमें कुछ भूल चूक हो गया हो तो माफ़ कर दीजिएगा। मेरी जितनी अंडरस्टैंडिंग है, समझदारी है, उसके हिसाब से मैंने आपको समझाया, बताया। और अच्छा लगे तो आप बता दीजिएगा चैट सेक्शन में, और जो कमेंट आपका जो सुझाव है, जो आप चीज़ें बताना चाहते हैं, समझाना चाहते हैं, वो आप चैट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, ज़रूर समझाइएगा। हम आपके फीडबैक के लिए दिल से खोलकर ओपन है। ठीक है, सुनने और समझने के लिए। और आप किस टॉपिक पे वीडियो देखना चाहते हैं वो भी ज़रूर आप चैट सेक्शन में यानी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। हम आपको समझाने और बताने की कोशिश करेंगे। बहुत समय ले लिया, बहुत बहुत धन्यवाद।
मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। फिर हम नेक्स्ट टॉपिक में आपसे मिलते हैं। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।